नमस्कार दोस्तों, मैं रीना एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है बातें करियर की। हर बार की तरह हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है कुछ नए करियर ऑप्शंस और उससे जुड़ी रिसर्च। इस बार के खास एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मोबाइल रोबोटिक्स, लॉ के क्षेत्र में उपलब्ध करियर ऑप्शंस। हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको बताएंगे क्या है इससे जुड़े स्कोप और इंडस्ट्री ग्रोथ। तो देर किस बात थी, आइए देखते हैं कार्यक्रम में सबसे पहले हाइलाइट्स। जानेंगे मोबाइल रोबोटिक्स के बारे में, देखेंगे लॉ के क्षेत्र में उपलब्ध करियर ऑप्शंस, मिलेंगे करियर काउंसलर से और जानेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। करियर मंत्रा में हम जानकारी लेंगे मोबाइल रोबोटिक्स के बारे में। दिन ब दिन बढ़ती टेक्नोलॉजी ने इस करियर ऑप्शन में तेजी से रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवा एक सफल भविष्य बना सकते हैं। आइए देखते हैं ये सेगमेंट और जानते हैं मोबाइल रोबोटिक्स के बारे में। पहले की तुलना में अब सारे काम आरामदायी हो गए हैं। कंप्यूटर मोबाइल के आविष्कार ने हमारी रोजमर्रा के जीवन को बहुत ही आरामदायक और तेज बना दिया है। धीरे धीरे श्रम शक्ति की जगह मशीन्स और रोबोट ने ले ली है, जिससे मानव को खासा फायदा भी हुआ है। एक रिपोर्ट की माने तो विश्व में रोबोटिक्स की इंडस्ट्री 17.6 बिलियन डॉलर की है, जबकि भारत में रोबोटिक्स इंडस्ट्री 750 मिलियन डॉलर की है, जो कि 3 से 4 सालों में 2 गुना हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक 2017 तक रोबोट्स लगाने की प्रक्रिया में 12% तक का इजाफा देखा जा सकेगा। रोबोट के बढ़ते इस्तेमाल ने इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को भी बढ़ा दिया है। देश को ऐसे युवा की जरूरत है जो इस फील्ड में अपना करियर बनाए, ताकि रोबोटिक्स को और बेहतर कामों में लाया जा सके। यूं तो रोबोट्स कई प्रकार के होते हैं, पर मोबाइल रोबोटिक्स इस समय खासा चलन में है। जनरली आप रोबोट्स जो देखते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो एक जगह पे रहते हैं रोबोट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन मोबाइल रोबोटिक्स इससे वो ब्रांच से डील करता है जहाँ पे रोबोट्स खुद हिलता है और उसको अपना मूव करते हुए अपना काम करता है। तो ऐसे रोबोट्स बनाने के लिए जो स्पेशलाइजेशन लगता है, उसमें होता है कि उसको अलग तरीके के ड्राइव सिस्टम्स लगती है, अलग अलग तरीके के उसको जो पार्ट्स लगते हैं, ये सब मोबाइल रोबोटिक्स में आता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जब रोबोट मूव करता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी कैसे डिफाइन करनी है, वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से बेस्ट पॉसिबल वे में जाएगा, तो ये मोबाइल रोबोटिक्स में आता है। रोबोट स्टेशनरी भी होता है, मोबाइल भी होता है। मोबाइल रोबोटिक्स में पार्ट आता है जो कि रोबोट एक जगह से दूसरी जगह पर जाके काम करेगा एंड देन वो टास्क कंप्लीट करके अपनी जगह पे आएगा, वो रहता है मोबाइल। मोबाइल रोबोटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर जैसे विषयों का मेल है, इसीलिए इन सभी क्षेत्र में बीटेक आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र इसमें प्रवेश कर अच्छी नौकरी पा सकते हैं। ये ट्रेनिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर का तीनों भी फील्ड्स का मिलन है। स्टूडेंट्स को पहले मैकेनिकल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर या एप्लीकेशन के ऊपर उनको रोबोटिक्स का फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद में उसको सेंसर, जैसे कि हमारे पास देखना, स्मेल करना, टच करना, ये जो फीलिंग्स है, ये सेंस को सेंसर के सहायता से उसको इंटरफेस करना पड़ता है। एंड फाइनली कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर स्किल्स का इस्तेमाल करके उसको प्रोग्राम करना पड़ता है टू एग्जीक्यूट ऑल दिस टास्क इन ए गिवन टाइम विथ गिवन प्रिसिशन। इस कोर्स के दौरान छात्रों को प्रोग्रामिंग से लेकर रोबोट इंस्टॉल करने तक की पढ़ाई कराई जाती है और ट्रेनिंग भी दी जाती है। स्टूडेंट्स को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है, उनको अलग अलग तरीके के ड्राइव्स जो रहते हैं उसको कैसे यूज करना है, अलग अलग तरीके के, जैसे आप देखेंगे हमारे पास रोबोट्स आए हैं, हर रोबोट में अलग तरीके के व्हील्स लगे हुए हैं, तो वो कैसे हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, वो एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट रहता है कि इसको कोड करके उसका जो इंटेलिजेंस पार्ट है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर उसका जो ऑपरेशन है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सिखाया जाता है। मोबाइल रोबोटिक्स का इस्तेमाल काफी जगह किया जा सकता है। इसका खासा लाभ शॉपिंग मॉल्स आदि में लिया जा सकता है। इनके इस्तेमाल से मानव निर्मित गलतियों को नकारा जा सकता है। ये मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल है। ये जहाँ पे भी आपका मास प्रोडक्शन ज्यादा हो, जहाँ पे भी ह्यूमन लिमिटेशन का कंस्ट्रेंट्स हो, जैसे कि चीज बहुत छोटा है या चीज बहुत बड़ा है, जहाँ पे हम लिफ्ट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, वहाँ पे रोबोटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल होता है स्पेशली। और एक बात है कि जहाँ पे मोनोटोनस काम रहते हैं,
हम सुबह से शाम तक एक ही स्पीड से, एक ही असरी से काम नहीं कर सकते, बट रोबोट अगर वही जगह ले लिया तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाते हैं एंड हम लोग दूसरे काम पे अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आप रहना चाहते हो, आपको प्रिसिशन, एक्यूरेसी, क्वांटिटी, टाइम डिलीवरी सब बहुत एक्यूरेटली चाहिए, जिसकी वजह से ये ऑटोमेशन करना बहुत जरूरी बनता है। तो बड़े बड़े वेयर हाउसेस रहते हैं, उसमें अगर उनका वो मैनुअली ऑपरेटेड वेयर हाउसेस है अभी इंडिया में जो है, मैनुअली ऑपरेटेड वेयर हाउस रहेंगे तो उसमें अगर थोड़ी भी एरर होती है, जो अगर ऑर्डर आया उसको डिलीवर करने में, तो वो काफी सारा फाइनेंशियल लॉस होता है, क्योंकि जो वापस पिकअप करके वापस जाओ उनकी रेपुटेशन चली जाती है। तो इसकी जगह पर अगर रोबोट यूज कर सकते हैं, तो ये एक फील्ड है। दूसरा है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, जहाँ पे अगर रिमोट एरिया में कहीं पे है तो वहाँ पे आप अगर कुछ फास्ट ऑटोमेटेड डिलीवरी करनी हो आपको, तो आप ड्रोन्स यूज कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मोबाइल रोबोटिक्स। तो इस तरह से जहाँ इंडस्ट्री में आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए मोबाइल रोबोटिक्स है। टेक्नोलॉजी से अत्यधिक प्रेम करने वाले छात्र छात्राएं मोबाइल रोबोटिक्स में सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। अगर आप भी कुछ नया इनोवेटिव करने की चाह रखते हैं तो ये करियर हो सकता है आपके लिए बेहतरीन। हमेशा से ही लॉ को युवाओं का चहेता करियर माना जाता रहा है, और हो भी क्यों ना, ये क्षेत्र आपको इतना कुछ नया सिखाता है। इसीलिए इस बार हमारे सेगमेंट करियर दर्पण में हम आपको अवगत करवाएंगे लॉ के क्षेत्र में उपलब्ध करियर ऑप्शन से। चलिए देखते हैं ये सेगमेंट। लॉ एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो आपको अपने संविधान, न्यायपालिका और कानून की विस्तृत जानकारी देता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति से बेंगलुरु में 1985 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिससे लीगल एजुकेशन के स्तर को खासा बढ़ावा मिला। इतना ही नहीं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लोकप्रियता ने युवाओं को लॉ की पढ़ाई के लिए भी काफी आकर्षित किया है। लॉ की प्रैक्टिस शुरू करने के इच्छुक छात्र छात्राओं को बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी कि LLB की डिग्री हासिल करनी होती है। लॉ के क्षेत्र में अनेक नौकरियों के अवसर युवाओं के लिए मौजूद हैं। LLB की डिग्री हासिल करने के लिए आप 10+2 के बाद इंटीग्रेटेड LLB का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स के दौरान आपको बैचलर्स के साथ LLB की डिग्री भी प्राप्त होती है। BA LLB इट्स एन इंटीग्रेटेड कोर्स। सो इसमें BA के भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे, और वो लॉ के साथ कंबाइन करके पढ़ाए जाते हैं। सो हम लोग सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हम लोग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल डेवलपमेंट। सो कोर्सेज ऐसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं जो हम लोग को हेल्प कर सके। ये स्नातक स्तर का प्रोग्राम है जिसमें हम ग्रेजुएशन की इंटीग्रेटेड BA LLB डिग्री देते हैं। ज्यादातर सभी विश्वविद्यालय जो हैं वो कुछ BA LLB देते हैं, कुछ BCom LLB देते हैं, लेकिन BA LLB सबसे प्रमुख और कॉमन प्रोग्राम है। उसमें हम इंटीग्रेटेड 5 ईयर का प्रोग्राम है। उसमें 10 सेमेस्टर में करीब, जैसे मैंने बताया, 50 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में, और करीब करीब 4 सेमेस्टर में, पहले 4 सेमेस्टर में उनको जो दूसरा इंटीग्रेटेड डिग्री है जैसे BA है, तो उसके कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में वो इनपुट दिए जाते हैं, और बाकी बचे हुए जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो बाद के लगभग जो 6 सेमेस्टर होते हैं उनमें प्रमुख रूप से उनको पढ़ाया जाता है। लॉ 2 तरह से होता है, एक 5 ईयर कोर्स और एक 3 ईयर कोर्स, एंड 3 ईयर कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होता है। मैंने 12th के बाद करा है एंड ये 5 ईयर्स का कोर्स है। LLB एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें प्रैक्टिस करना बेहद आवश्यक है। कोर्स के दौरान आपको किसी फर्म में या एडवोकेट के पास इंटर्नशिप करनी होती है। ये इंटर्नशिप आपको सीखने में मदद करती है और वर्क एक्सपीरियंस भी दिलवाती है। लॉ में क्लिनिकल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल का मतलब उनको फील्ड ट्रेनिंग हम लॉ में देते हैं, जिससे बच्चे वर्क प्लेस पे जो लॉ के चैलेंजेस हैं उनको हैंडल कर सकें और उनके बारे में सोच सकें। तो एक ये ट्रेनिंग व्यवस्था का यहाँ एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इस लॉ प्रशिक्षण में, 5 वर्षीय लॉ प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से 2 इंटर्नशिप बच्चे करते हैं जो करीब करीब 3 महीने की होती है। उस इंटर्नशिप के दौरान वो तमाम तरह के जो कौशल होते हैं लॉ में, उसमें आर्बिट्रेशन है, उसमें मूट है, उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, कंज्यूमर इश्यूज है, वीमेन इश्यूज है, इनको वो प्रैक्टिकली रिजॉल्व करते हैं वर्क प्लेस पे। तो कोर्ट में जाके वो सीखते हैं, या लॉ फर्म्स के साथ इंटर्नशिप करते हैं, या और भी अलग अलग जगह जाके वो लॉ की समस्त प्रक्रियाओं के बारे में आकलन करते हैं।
से एक पर्सपेक्टिव डेवलप होता है जो इंजीनियरिंग और उन सब चीज़ों में नहीं हो पाता है। एंड अगर किसी को लॉयरिंग बाद में नहीं भी करनी है तो फिर भी लॉ इज अ गुड कोर्स टू चूज। जॉब के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो लॉ पास करते ही आपको एक जुडिशियरी के एग्जाम होते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, किसी भी लॉ फर्म में एसोसिएट बन सकते हैं, बाद में पार्टनर बन सकते हैं। किसी सीनियर के यहाँ प्रैक्टिस शुरू करके एक लिटिगेशन लॉयर बन सकते हैं। तो आयाम तो बहुत ज्यादा है, स्कोप तो बहुत वाइड हो चुके हैं अब लॉ के। मूट कोर्ट एक प्रकार का कंपटीशन है जो एलएलबी के स्टूडेंट के लिए आयोजित कराया जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। मूट कोर्ट की जो विधा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोकप्रिय हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जैसफ, विस्मूट, आर्बिट्रेशन मूट, ये बहुत प्रोमिनेंट मूट कोर्ट कंपटीशन है जिसमें पूरे देश की टीमें भाग लेती हैं। तो इसके क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं, कुछ डोमेस्टिक राउंड्स होते हैं। उन डोमेस्टिक राउंड्स में हम अपनी टीमें भेजते हैं, सभी लॉ स्कूल अपनी टीमें भेजते हैं। उन टीमों को भेजने से पहले बहुत सघन तैयारी विश्वविद्यालय के अपने स्तर पर की जाती है। उसके पश्चात वो जब राष्ट्रीय स्तर का मूट कोर्ट कंपटीशन जीत लेते हैं तो उनको इंटरनेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन में भाग लेने जाना पड़ता है। अभी वर्तमान में हमारे 3 टीमें, एक फ्रांस, एक वियना और दूसरी हांगकांग में गई है, जिसमें करीब 15 विद्यार्थी उसमें भाग लेने गए हैं। अभी हाल में ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसमें पहली बार किसी भारत की टीम ने विजय प्राप्त की है, जिसमें अनेक देशों की मूट कोर्ट टीमें हिस्सा ले रही थी। एलएलबी का ये कोर्स करने के बाद किसी के लिए भी अनगिनत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप चाहें तो आगे मास्टर्स या रिसर्च भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप आगे जुडिशरी की तैयारी करके जज भी बन सकते हैं। एक अच्छा लॉयर बनने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर एनालिटिकल क्वालिटीज होना भी अति आवश्यक है। आप एक लॉ की फील्ड में आकर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। आप एक क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, आप लॉ फर्म में जा सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप आगे जाकर और पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लॉ अब काफी डाइवर्सिफाइड हो चुका है। अब कोई कॉर्पोरेट काउंसिल भी बन सकते हैं, कोई जो है सो लॉ फर्म खोल के उसमें वो पार्टनर बन सकते हैं और डिफरेंट फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी कॉर्पोरेट हाउस में आप इन हाउस काउंसिल बन सकते हैं, किसी लॉ फर्म में आप एज एन एसोसिएट एंटर कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपने मेहनत और एक्सेलेंस के बल पे आप उसमें पार्टनर बन सकते हैं और इंटरनेशनली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस होते हैं, इंटरनेशनल मैटर्स हिंदुस्तान के अंदर होते हैं जो फॉरेन सिटीजन से कंसर्न है, या फिर आप वीजा के संबंध में जो केसेस होते हैं, या फिर इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन के जो केसेस होते हैं, कैरेज बाय एयर एक्ट के जो केसेस होते हैं, इन तमाम केसेस का जो लिंक है वो फॉरेन से होता है। लॉ का क्षेत्र न केवल सारी कानूनी व्यवस्था को जानने का मौका देता है, बल्कि ये आपको तमाम नए अवसर भी प्रदान करता है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र ये समझ लें कि उनका किताबों से प्रेम ही उनको सफलता दिलवा सकता है। जानेंगे और भी करियर ऑप्शंस के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बारहवीं क्लास हर किसी के जीवन का कठिन साल होता है, क्योंकि तब हम सबको होती है बोर्ड की टेंशन और यहीं से शुरू होती है करियर बनाने की चिंता। आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश, जिसमें आप देख पाएंगे आपके पास क्या ऑप्शंस हैं मौजूद, जिनमें बना सकते हैं आप अपना भविष्य। देश भर के युवा आजकल जोर शोर से पढ़ाई में व्यस्त हैं और हो भी क्यों ना, ये वक्त ही ऐसा है। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम्स का। बोर्ड एग्जाम्स में कड़ी मेहनत ही आपको दिलवाएगी अच्छे मार्क्स, जिनकी बदौलत आप अपने पसंद के कॉलेज और कोर्स में ले पाएंगे दाखिला। 12वीं के बाद करियर ऑप्शंस यूं तो बहुत सारे हैं, पर कुछ खास हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, मीडिया, कॉमर्स या मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए ये आवश्यक है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के छात्र हों। अगर ऐसा है तो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम देकर आप अपनी पसंद की स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम्स हैं।
Indian Institute of Technology Joint Entrance Examination, All India Engineering Entrance Examination, IIST Admission Test, National Aptitude Test, स्टेट लेवल पर होने वाले कुछ एग्जाम्स हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, उत्तराखंड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशंस। In engineering field, every day we see the technology, it is updating. Plenty of opportunities are there. In the sense, maybe in the manufacturing field, in design field, in automotive sector, in IT industry, especially IT industry, that programming particular part, it is a plenty of opportunities are there. मेडिकल साइंस भी एक ऑप्शन है जिसे आप 12वीं के बाद चुनकर शुरुआत कर सकते हैं। फार्मेसी, हेल्थ मैनेजमेंट, MBBS, BDS में आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में होने वाले एग्जाम्स हैं CBSE ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, BHU ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, DU मेडिकल डेंटल एंट्रेंस टेस्ट, AFMC एंट्रेंस एग्जाम। तो इसका स्कोप बहुत ही है, क्योंकि इतनी सारी अस्पताल बनने वाले हैं और इतने सारे बेड्स खोलने की जरूरत है। मेन इश्यू हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो हॉस्पिटल प्रोफेशनली चलाना जानते हैं या पब्लिक हेल्थ में प्रोफेशनली काम करना जानते हैं। मीडिया का फील्ड भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। 12वीं के बाद किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेकर बैचलर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं। पत्रकारिता का ये फील्ड अट्रैक्टिव होने के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज से लबरेज है। मीडिया के क्षेत्र में होने वाले एग्जाम्स हैं IIMC जर्नलिज्म एंट्रेंस एग्जाम, जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम, कंबाइंड जर्नलिज्म एंट्रेंस टेस्ट, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एग्जाम। प्रिंट के बाद में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक के बाद में आज जो इंटरनेट वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह जो आया है, मतलब अब ये हालात ये हो गए हैं कि आज हमें कल सुबह तक का इंतजार नहीं करना पड़ता खबर के लिए। खबर अब ये हालत कि आपके हाथ में ही पूरा मोबाइल पे पूरी दुनिया आ गई, पूरी खबर उस पे मोबाइल पर रहती है। पत्रकारिता का जहां तक भविष्य की बात कहते हैं तो पत्रकारिता का भविष्य तो उज्जवल है ही। उसमें तो आज भी जिस तरीके से मीडिया का जो रोल है, जो मीडिया की जो अभी फिलहाल जो भूमिका है, वो एक बहुत सशक्त भूमिका है, क्योंकि एक चौथा स्तंभ है ये। साइंस के अलावा आजकल कॉमर्स सेक्टर में भी युवाओं का रुझान बढ़ते हुए देखा गया है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स 12वीं के बाद BCom, BBA करके बैंकिंग सेक्टर को अपने करियर के तौर पर अपना सकते हैं या फिर CA, CS का कोर्स करके भी बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इन सब फील्ड्स के अलावा भी और बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बस जरूरत है तो इस बात की कि अपने पसंद के फील्ड को चुनकर उसके लिए तैयारी करने की। हर बार की तरह इस बार भी हमारे करियर काउंसलर आपके लिए लेकर आए हैं एक नया करियर। इस ऑप्शन से जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे इस सेगमेंट में। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं इस सेगमेंट करियर काउंसलर। गहने हर किसी को लुभावने और आकर्षित लगते हैं। ज्वेलरी के क्षेत्र में भी सुनहरे अवसर मौजूद हैं, जिसमें युवा करियर बना सकते हैं। और भी जानेंगे इस क्षेत्र के बारे में हमारे करियर काउंसलर से। ज्वेलरी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यदि कोई करना चाहे, जो डिजाइनिंग से मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, कटिंग, पॉलिशिंग, ये सब कोर्सेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स की तरफ लेके जाता है और इंजीनियरिंग के अधिक नजदीक है। तो ये एक इमर्जिंग ब्रांच है जिसमें आप मास्टर क्राफ्ट्समैन एंड ज्वेलरी इंजीनियर बन सकते हैं। ज्वेलरी इंजीनियरिंग कैन बी अंडरस्टूड एज अ सबसेट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये बड़ा इमर्जिंग करियर पाथ है जिसमें आप मास्टर क्राफ्ट्समैन बन सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग योर स्किल। इट डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल स्कूल एजुकेशन अप टू एनी लेवल। ज्वेलरी में अगर आप किसी भी अच्छा काम करने वाली इंडस्ट्री के बाहर देखेंगे तो हमेशा एक अच्छा काम करने वाले की नीड हमेशा मौजूद है। ज्वेलरी का ये क्षेत्र पूरी तरह से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। इस फील्ड में करियर बनाने के इच्छुक छात्र एकेडमिक कोर्स करके भी शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन की कोई अपर लिमिट नहीं है। मैं स्वयं IIT बॉम्बे से ज्वेलरी में PhD हूँ, उसके पहले मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इन दोनों के बीच में इंडस्ट्रियल डिजाइनर हूँ। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने ऊपर जा सकती है। और दूसरे सिरे पर अगर आप देखें तो कोई औपचारिक शिक्षा न होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को
रिफाइन कर सकता है। तो इतनी वृहद इस में संभावनाएं हैं कि आप पढ़ना चाहें तो आप पीएचडी तक जा सकते हैं, और यदि आप काम करना चाहें तो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के साथ आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, मास्टर क्राफ्ट्समैन बन सकते हैं। बाकी करियर ऑप्शंस की तरह ज्वेलरी के क्षेत्र में भी काफी स्कोप है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की डिमांड में आए इजाफे ने भी डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए दरवाजे खोले हैं। पूरे भारत में जयपुर, दिल्ली, बम्बई, सूरत, इंदौर, ये सब जगह ऐसी हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके साथ ज्वेलरी सेंटर्स बेंगलोर में हैं, मद्रास में हैं, कोयम्बटूर में हैं, त्रिशूर में हैं। तो ये बहुत, आप कोई इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा शहर बिरले ही मिलेगा जहां पे ज्वेलरी में वर्किंग का पोटेंशियल नहीं हो। छोटे शहर में छोटी वर्कशॉप में होगा, बड़े शहर में बड़ी वर्कशॉप में होगा, फैक्ट्री में होगा, पर ये पोटेंशियल हिंदुस्तान में सब जगह मौजूद है। यदि आप इस प्रकार से अच्छा काम सीखते हैं तो बाद में आप किसी इंडस्ट्री में अपनी बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं। इस प्रकार से जिसमें आप ऑलरेडी इंडस्ट्री से आए हैं उसमें आप अपने करियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी पोजीशन, आपकी जो विकास की गति है वो तीव्र हो जाती है। तो जो आप 10 साल में एकम्प्लिश करेंगे वो आप 3 साल में या 2 साल में ही एकम्प्लिश कर लेंगे। इस क्षेत्र में आप विभिन्न प्रकार से करियर बना सकते हैं। डिजाइनर, मैन्युफैक्चरिंग आदि में नौकरी पाकर शुरुआत की जा सकती है। कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। अब वक्त हो चला है देश भर में उपलब्ध रोजगार के बारे में जानने का। एम्प्लॉयमेंट न्यूज के माध्यम से आप जान पाएंगे आवेदन करने की अंतिम तिथि और योग्यता। तो चलिए देखते हैं ये सेगमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज और जानते हैं रिक्तियों के बारे में। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी विभिन्न पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। प्रोफेसर्स, एसोसिएट्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद के लिए रिक्तियां हैं। इसके लिए योग्यता यूजीसी के अनुसार आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2015 है। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जाएं। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विभिन्न रिक्तियों के तहत आवेदन स्वीकार करता है। प्रोफेसर्स, रजिस्ट्रार जैसी रिक्तियों के लिए योग्यता पद अनुसार मांगी है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाया जा सकता है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2015 है। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज साइंटिस्ट के पद के लिए आवेदन स्वीकार करता है। अगर आपके पास मास्टर्स इन फिजिक्स और मेट्रोलॉजी है तो 10 अप्रैल 2015 से पहले आवेदन करें। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाएं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। रिसर्च फेलो या शोध सहयोगी के पद के लिए आपके पास योग्यता पद अनुसार होना अनिवार्य है। इस रिक्ति के लिए अंतिम तिथि 30 मार्च 2015 है। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जाएं। मित्रों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए हमें ईमेल करते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है bckdnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नए करियर ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के